हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द छत्तीसगढ़ एजुकेशन। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सातवाहन काल या सातवाहनकालीन वंश के जो शासक हुए हैं, जिनका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव था, उनकी क्या जानकारियाँ हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है, सिक्कों, अभिलेखों, गुफालेखों, शिलालेखों और अन्य चीज़ों के द्वारा इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताई थी। तो उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे की क्लास अपने छत्तीसगढ़ की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मौर्योत्तर काल या सातवाहन काल के बाद, है ना, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण पूरे भारतवर्ष के तारतम्य में अगर देखा जाए तो सत्ता यहाँ विकेंद्रित रही। सत्ता जो मुख्य शासक हुए, मुख्य राजवंश हुए, उनकी सत्ता में परिवर्तन आया। उसमें परिवर्तन आने की मुख्य वजह ये थी कि मौर्योत्तरों के बाद, मौर्योत्तर शासनकाल के बाद यहाँ विदेशी आक्रमणकारियों का ज़्यादा प्रभाव रहा। बहुत से अधिक विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए भारत में और शासन करने की कोशिश किए और यहाँ से संपत्ति लूटे और कुछ वर्षों तक यहाँ रहकर उन्होंने शासन करने का भी प्रयास किया। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है वो किस प्रकार था और उसका हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा, तो ये जानने की हम आज कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता रहा हूँ कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का क्या क्रम था। विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, है ना। तो सबसे पहले जो आक्रमण किए थे वो थे यूनानी, दूसरे नंबर पर थे शक, तीसरे नंबर पर थे पहलव और चौथे नंबर पर थे कुषाण। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हमको यूनानी शासकों या यूनानी आक्रमणकारियों कह देना चाहिए, शक शासकों, शक आक्रमणकारियों, पहलवों के बारे में तो भारत में जानकारी मिलती है, जिनकी जानकारी हमको छत्तीसगढ़ में प्राप्त संभवतः नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में इनकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन हमको छत्तीसगढ़ से कुषाण वंशी शासकों या कुषाण जो राजा हुए कुषाण वंश के, उनकी जानकारी हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये कुषाण वंश महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसकी जानकारी हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुषाण वंश को जानने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज इनमें से बता देना चाहता हूं कि यूनानी शासकों में सबसे पहला आक्रमण किसने किया हमारे भारतवर्ष में, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यूनानी शासकों में सबसे पहला आक्रमण हुआ था 183 ईसा पूर्व में। आक्रमणकर्ता थे डिमिट्रियस प्रथम। डिमिट्रियस प्रथम मतलब इन्होंने भारतवर्ष में 183 ईसा पूर्व में सबसे पहले आक्रमण किया था। वो कैसे थे? यूनानी थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षाओं में आ सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है। और यूनान से संबंधित, यूनानी राज्य से संबंधित, ये यूनानी शासकों से संबंधित कुछ और चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यूनानियों की एक मुख्य विशेषता ये है कि भारतवर्ष में जो स्वर्ण सिक्के हैं, है ना, स्वर्ण सिक्के हैं या सिक्कों पर उत्कीर्णन का काम, सिक्कों पर उत्कीर्ण करने का काम, मतलब सिक्कों पर जो लिखावट होती थी, इसकी शुरुआत यूनानियों ने ही की थी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यूनानियों से याद आया और एक चीज, हेलेनिस्टिक आर्ट इन्होंने ही चलाया था।
है ना, यह कहना चाहिए पर्दा सिस्टम। जो पर्दा का प्रचलन हम देखते हैं वो यूनानियों की ही देन थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा। ये भारत के संदर्भ में भी और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी हम इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताया। तो इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं आगे वो है कुषाण वंश, क्योंकि कुषाण वंश की जानकारी हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी, भारत के संदर्भ में भी और परीक्षा के संदर्भ में भी, तीनों दृष्टि से कुषाण वंश हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो हम आगे चलते हैं, कुषाण वंश के बारे में जानकारी देखते हैं। कुषाण वंश भी एक विदेशी वंश था, है ना। इनको कहा जाता था यूची, ठीक, या तोखरी। यूची या तोखरी ये कहलाते थे। क्योंकि इनकी जनजाति कबीले में रहने वाले जनजाति की सदृश थी, कबीले नुमा, है ना। तो इनका कबीला जो है 5 गुटों में बट गया था। 5 गुटों में या समूहों में कह सकते हैं, ये बट गया था, ठीक है। तो 5 समूहों में बट गया था, तो उसमें का एक समूह क्या कहलाया? कुषाण। एक समूह या एक गुट कुषाण कहलाया, है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश के संस्थापक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके संस्थापक थे कुजुल कैडफिसस। याद रखिएगा, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कैडफिसस। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक, असली संस्थापक, भारत में कुषाण वंश के संस्थापक तो इनका नाम था विम कैडफिसस। विम कैडफिसस थे। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक का नाम क्या था? विम कैडफिसस। और कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कैडफिसस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी आप लोगों के लिए। अच्छा, विम कैडफिसस कौन से धर्म को, ये कौन से मत को मानने वाले थे? तो ये शैव मत को मानने वाले थे। ये इंपॉर्टेंट है, शैव मतावलंबी थे या शैव मत को मानते थे। ये जानकारी कैसे मिली? इनके द्वारा जो स्वर्ण सिक्के बनाए गए विम कैडफिसस के द्वारा, ये क्या है? स्वर्ण सिक्के, ये इनके द्वारा बनाए गए थे। भारत में स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत अगर कही जाए, ये भी इतिहासकारों का मत है कि भारत में जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए वो किसके द्वारा चलाए गए थे? शुरुआत किसने की थी? विम कैडफिसस ने। तो इनके जो स्वर्ण सिक्के थे, इनके स्वर्ण सिक्कों में नंदी, शिव और त्रिशूल का अंकन मिलता है। त्रिशूल का अंकन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कुजुल कैडफिसस जिन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी, कब की थी? तो ये की थी 15 ईस्वी में। इनका कार्यकाल जो है 15 से 65 ईस्वी है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो ये थी कुषाण वंश के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट जानकारी। अब मैं कुषाण वंश के बारे में कुछ और जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी, मतलब इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए थे? तो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम था
कनिष्क। ठीक, कनिष्क गद्दी पर कब बैठे? ये बैठे 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। ये इन्होंने भारत में राज्य करना शुरू किया था। तो 78 ईस्वी में ये गद्दी पर विराजमान हुए, या कहना चाहिए बैठे। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठे उस समय 78 ईस्वी में इन्होंने एक संवत चलाया था जिसको कहा जाता है शक संवत। वर्तमान में जो हमारा पंचांग आधारित है, जो भारत सरकार जिस पंचांग को मान्यता देता है, वो इसी शक संवत पर आधारित है। हमारा जो पंचांग है, कहना चाहिए भारतीय पंचांग, इसी शक संवत पर आधारित है, इसी पर आधारित है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो पंचांग है वो शक संवत है। शक संवत की शुरुआत कब हुई? शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। क्यों हुई थी? क्योंकि 78 ईस्वी में कनिष्क, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, वो गद्दी पर बैठे थे। और गद्दी पर बैठने के कारण इन्होंने, या उसके उपलक्ष्य में, एक संवत की शुरुआत की जिसको कहते हैं शक संवत। और ये शक संवत क्या है? जो हमारा आज का वर्तमान में जो पंचांग है, भारतीय पंचांग, वो इसी शक संवत पर आधारित है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कि कुषाण वंश की, या कुषाण वंश जब भारत में शासन करने आए तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? तो इनकी जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, है ना। उस समय पुरुषपुर, जिसको अब वर्तमान में कहा जाता है पेशावर। इसकी वर्तमान में स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर, जो कुषाणों की पहली राजधानी थी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, उसको कहते हैं मथुरा। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि कुषाणों की दो राजधानी थी, पुरुषपुर, पेशावर, जो वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर, दूसरी इनकी राजधानी थी मथुरा। तो ये इनकी दो राजधानी थी। अब इसमें एक चीज मैं और बता दिया आपको कि सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के चलाए वो किसने चलाया? विम कैटफिशस ने, ऐसा इतिहासकारों का मत है। अब विम कैटफिशस क्या थे? शैव मत को मानते थे, शैव मत को मानने वाले थे। इसका प्रमाण क्या है? इनके जो स्वर्ण सिक्के थे उसमें नंदी, शिव और त्रिशूल का अंकन मिलता है, जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि विम कैटफिशस शैव मत के अनुयायी थे। और सबसे इनके प्रतापी राजा थे कनिष्क। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? शक संवत चलाया था। और शक संवत वही है जो हमारा भारतीय पंचांग है, जिसको भारत सरकार मान्यता देती है, वो इसी शक संवत पर आधारित था। ठीक है। तो कुषाण वंश के जो शासन रहा है, इनका भारत में आने से पहले कुषाणों का राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था? ठीक है। तो इनका राज्य विस्तार था मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये इनका क्षेत्र रहा। इसके बाद इन्होंने जब मथुरा को अपनी राजधानी बनाई तो ये भारतवर्ष में अंदर है। वर्तमान भारत में ये अपना राज्य विस्तार किए। अच्छा, कुषाण वंश की विशेषता क्या थी, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण सिक्के, ये सर्वाधिक शुद्ध थे। मतलब इसके पहले यूनानियों ने ही स्वर्ण सिक्के जारी किए, और गुप्तों के सिक्कों से भी अगर इनकी तुलना की जाए तो इनके सिक्कों की जो शुद्धता थी, है ना, वो सर्वाधिक थी। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के इन्होंने जारी किए थे। और दूसरी विशेषता ये थी कि जो आरंभिक कुषाण शासक थे, है ना, आरंभिक कुषाण शासक, इन्होंने क्या किए थे? बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कहना चाहिए
अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो ये इनकी विशेषता हो गई, है ना। इनका विस्तार मैंने आप लोगों को बताया कि इनका विस्तार मध्य एशिया में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी, पुरुषपुर पेशावर, जो कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। बाद में जब ये भारत का रुख किए, जब भारत में ये लोग आ गए, तब अपनी सेकंड राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई, मथुरा में। ठीक है, ये तो इनका विस्तार हो गया मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इनकी विशेषता जो थी, ये विशेषता ये थी कि ये जो स्वर्ण सिक्के इन्होंने जारी किए, इनकी शुद्धता अगर परखी जाए, शुद्धता का पैमाना बनाया जाए, तो यूनानियों और गुप्तों से इनकी शुद्धता बहुत अधिक थी। और जो आरंभिक कुषाण शासक थे, ये बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के इन्होंने क्या किया था, जारी किया था। तो हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम जाएं कि छत्तीसगढ़ में इनका क्या प्रभाव रहा, वो चीज अगर हम जानना चाहें, तो छत्तीसगढ़ से हमको कुछ जगह से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए, वो भी किन राजाओं के, कनिष्क और विमकेटपिसस, इनके स्वर्ण सिक्के हमको प्राप्त हुए। तो हम कहां से प्राप्त हुए हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। और उसके पहले मैं कनिष्क के बारे में एक चीज ये बता देता हूं। कनिष्क से संबंधित एक चीज ये है कि इनके शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी। ये आप लोगों याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की क्या है, चौथी संगीति। कहां हुई थी, कुंडलवन, कश्मीर। यहां हुई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम लोग जाने कि छत्तीसगढ़ में हमको कुषाण शासकों की, जिसमें से दो ही हैं, विमकेटपिसस और कनिष्क, इनके सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। वो छत्तीसगढ़ में कहां से प्राप्त हुए हैं, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ऐसी बात नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कुषाणों ने सिर्फ स्वर्ण सिक्के ही जारी किए, ऐसी बात भी नहीं है। कुषाणों के द्वारा स्वर्ण के अलावा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे, वो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं। तो इनके जो स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले वो तेलीकोटा या तेलीकोट, जो खरसिया के पास है ना, यहां से स्वर्ण सिक्के मिले हैं। यहां से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब ये स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसकी खोजकर्ता, मतलब इसकी खोज किसने की थी, इनके खोजकर्ता थे डॉक्टर सी के साहू। बहुत जगह इनका नाम डॉक्टर सी के साहू भी मिलता है। इन्होंने ही इस स्वर्ण सिक्के का पता लगाया जो कुषाणकालीन थे। अब स्वर्ण सिक्के थे किसने जारी किए थे, मैं आप लोगों को बता दिया, कनिष्क और विमकेटपिसस। विमकेटपिसस ने ही भारत में स्वर्ण सिक्के की शुरुआत की थी, चलाने का प्रचलन विमकेटपिसस ने किया था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मत है। जबकि स्वर्ण सिक्के जारी करने का जो क्रम है वो यूनानियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है, पहला स्थान है तेलीकोट, जहां से हमको स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं कुषाणकालीन, जिसके खोज करता थे डॉक्टर सी के साहू या साहू। दूसरी जो जगह है वो है बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर से क्या मिला है हमको, कुषाणकालीन तांबे के सिक्के, प्राप्त हुए, ठीक है। तीसरी जगह है कोरबा, यहां से भी कुषाणकालीन तांबे के सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ के कई अन्य जगह हैं, अन्य भी जगह हैं जहां से दो राजाओं कौन कौन से, कनिष्क जो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, और विमकेटपिसस
विम कैडफिसस, इनके द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण सिक्के हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को छत्तीसगढ़ में जो कुषाणकालीन शासन का थोड़ा बहुत भी प्रभाव यहाँ जो रहा, जिसके वजह से हमको यहाँ इनसे छत्तीसगढ़ में इनके शासनकाल के दौरान इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उसकी प्राप्ति छत्तीसगढ़ में हुई, जो इस बात को दर्शाता है या इस बात पे इंगित करता है कि थोड़ा बहुत व्यापक नहीं रहा होगा, तो थोड़ा बहुत ही अल्पकालीन प्रभाव कुषाण शासकों का छत्तीसगढ़ में जरूर रहा होगा, जिसकी पुष्टि ये यहाँ से मिलने वाले सिक्के करते हैं। तो कुषाणकालीन ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दी है, सभी जानकारियां आप लोगों को देने की कोशिश की है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेघवंश। ठीक है, तो मेघवंश की कहानी क्या है? सातवाहन के बाद और गुप्त शासन काल के पहले, सातवाहन वंश के बाद, सातवाहन माने दक्षिण पथ के जो स्वामी कहलाते थे वो सातवाहन, इनके शासनकाल के बाद, सातवाहन के बाद और गुप्तों के पहले, गुप्त शासन के पहले, है ना, संभवतः दक्षिण कोसल के क्षेत्र में मेघवंशों का या मेघवंश का अल्पकालीन शासन रहा होगा। ठीक है, गुप्तों के पहले और सातवाहन के बाद छत्तीसगढ़ में मेघवंशों का अल्पकालीन यहाँ पर शासन रहा होगा, जिसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। अच्छा, इनका शासनकाल कब रहा होगा? तो इनका शासनकाल का जो समय है वो संभवतः दूसरी शताब्दी में, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मानना है कि दूसरी शताब्दी में मेघवंश का शासनकाल दक्षिण कोसल में सातवाहन के बाद या गुप्त शासन के पहले रहा होगा। छत्तीसगढ़ में कुछ मेघवंशी शासकों के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है, दो शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, वो है मेघवंश के शासक, है ना। दो शासकों के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है उनमें से पहले हैं शिवमेघ और दूसरे हैं यमेघ। इन्हीं दो राजाओं की जानकारी हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। मेघवंश में इतना ही जानकारी है, हो सकता है परीक्षा में ये पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ये आज ऑलमोस्ट आप लोगों का कुषाण वंश और मेघवंश जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ये मैं आप लोगों को बताया। आगे की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों को वाकाटक वंश के बारे में जानकारी दूंगा कि वाकाटकों का छत्तीसगढ़ में कितना अधिक प्रभाव रहा और कहाँ कहाँ वाकाटकों ने शासन किया, उनकी क्या शाखाएं थी, कितनी शाखाएं थी, वो इससे आगे की वीडियो में आप लोगों को कल की क्लास में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में वाकाटक वंश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।